Hello everyone. So yesterday's video we have seen what is the photosynthesis, what is algae and mode of nutrition in plants, what is autotrophic, what is autotrophs, what is heterotrophs, that we have to learn in the next part of the video. First we have seen introduction about plants and what is the necessary or conditional things that for the nutrition of plants. Now we have to see synthesis of plant food other than carbohydrates. So now topic is, I am repeating again, synthesis of plant food other than carbohydrate. So you have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. तो जो प्लांट सिंथेसिस है मतलब प्लांट जो है अपना हाइड्रेट है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे बनाता है, दैट वी नो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं. सो दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो ये जो है वो दूसरे फूड के जो कंपोनेंट है वो बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि प्रोटीन्स है, फैट्स ले लो, बट प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस होते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. तो प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर. देखो अभी ये तो सोचना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि नाइट्रोजन उसको कहाँ से मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी हमारे गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता ही है. सो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. तो जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो वो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं सॉइल में. एंड बाय द सॉइल प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है. So these are absorbed by the plants along with the water. Also, also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. तो आपने ऐसे फार्मर्स को भी देखा होगा जो फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर ऐड करते हैं क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है. तो ऐसे ही प्लांट्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की और दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ऐसे कंप्लीट करता है. एंड प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. और ऐसे ही प्लांट्स जो है वो प्रोटीन और विटामिन्स बनाता है. तो अभी हमें आर्टिकल 1.3 देखना है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो प्लांट में और कौन से मोड है न्यूट्रिशन के? तो यहाँ पे कोई प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते. सो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है? जैसे कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. फूड जो है वो प्लांट अगर प्रोड्यूस करे तो उसमें से वो फूड लेते हैं. तो ये क्या करते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड जो है न्यूट्रिशन का वो यूज़ करते हैं. तो हमें फिगर में देखना है. तो ये आप फिगर देख रहे हो, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ऑन होस्ट प्लांट, इसको कसकटा भी बोलते हैं. तो क्या आपको वो वायरी येलो ब्रांचेस दिख रही है जो ट्विनिंग है स्टीम के और ब्रांचेस के गोल गोल घूम रहा है? तो ये प्लांट को अमरबेल बोलते हैं, कसकटा. सो इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं होता है. तो ये क्या करता है, जो प्लांट होता है उसके ऊपर चढ़ के रेडीमेड फूड जो है वो लेता है,
द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स द, और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ते हैं गोल 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 ट्विनिंग में अराउंड में, वो प्लांट को होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, फिर भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो है उसके ऊपर डिप्राइव करते हैं। कसकटा इसको हम पैरासाइट बोल सकते हैं। सो आर वी एंड अदर ऑल्सो पैरासाइट्स, तो क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? हम थोड़ी दूसरों के ऊपर चलते हैं। ये क्या, इसको पैरासाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरे के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, प्लस वो उसके ऊपर चढ़ता है। तो पहली को जानना है कि मॉस्किटोस है, बेडबग्स है, लाइस है, लीचीस है, तो ये तो हमारा खून पीते, तो ये भी पैरासाइट्स है। यस। तो हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? प्लांट्स और एनिमल्स को, हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो बहुत सारे तो नहीं हैं लेकिन हम थोड़े प्लांट तो ले ही सकते हैं जो हमें पता है। तो फ्यू प्लांट्स हैं ऐसे कि जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को एक जेली जैसा या फिर ऐसा फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होता है वो प्लांट की तरफ। उसको ऐसा लगता है कि वो जो फ्लूइड जो उसने प्रोड्यूस किया है वो पी लेगा, तो वो पीने की लालच से वो उधर जाएगा प्लांट के पास। लेकिन प्लांट क्या करेगा, जब भी वो उसके पास आएगा ना तो वो अपने सारे जो लीव्स है वो बेंड करना स्टार्ट करेगा, उसको अंदर ले लेगा और फिर वो उसको खा लेगा। So such plant may be green or in some other color. So look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. तो पिचर का माउथ जो है ओपन क्लोज होता है। इनसाइड द पिचर दिस आर हेयर विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो वो बेंड होते हैं अंदर की तरफ। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट एंटेंगल इनटू द हेयर। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous plant. जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, फिर इंसेक्ट जब उसकी लीड पे आ गया तो वो लीड क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने हेयर के अंदर। फिर इंसेक्ट को जब तक डाइजेस्ट नहीं कर लेते तब तक वो अपना जो लीफ है वो ओपन भी नहीं करते। पूरा डाइजेस्ट करने के बाद वो ओपन होते हैं और फिर दूसरे इंसेक्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स है उसको इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। सो क्या आपको नहीं लगता, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं कि उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको सॉइल में से नहीं मिलते हैं। तो बूजो तो अभी भी कंफ्यूज है। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है पिचर प्लांट तो उसको इंसेक्ट खाने की क्या ज़रूरत है? ये भी सोचने वाली बात है। फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। वैसे ही हम हैं, हम भी खाना तो खाते हैं, लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो खाना अगर हमें पूरे विटामिन्स मिनरल्स जो भी चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो हमें कुछ दूसरा भी ट्राई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खा ली तो हमारा पेट भर जाएगा। पेट तो भरेगा बट सम vitamins and protein rich fruit, vitamin rich fruit that we cannot get from some dals and
dals is the rich of protein, and rice and roti is rich of carbohydrate, and sabjis, some sabjis are there, that vegetables that we cannot get proper nutrition from that, so that's why sometimes we have to take tablets, sometimes we have to take injection. So that is why plants is also needed some other nutrients that it can get from the insects. Okay, you might have seen packets of mushroom sold in the vegetable मार्केट. तो वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट तो आपने देखे ही हो. तो आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला टाइप पैचेस जो होता है वो मॉइस्ट सॉइल और रोटिंग वुड, जो रोटिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम पे वो सड़ जाता है. तो देखते हैं कि लेट अस फाइंड व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम दे वेल गेट देम. अभी पूजो को जानना है how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like the green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो बूझों को जानना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन उनको तो एनिमल के जैसा माउथ नहीं है, तो वो कैसे खाएंगे. क्लोरोफिल भी नहीं है, तो वो खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे. तो अभी क्या करना है, एक्टिविटी है हमारे पास. हमें एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है पानी से, फिर लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days until fluffy patches appear on them. तो उसको गर्म जगह पे रखना है जब तक उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस ना दिखें. तो आपने देखा ये पैचेस को है ना माइक्रोस्कोप के अंदर या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखना है. फिर आप क्या देखोगे, तो आपको एक कॉटन के जैसे थ्रेड दिखेंगे पूरे पीस का, जो ब्रेड का पीस है उसके ऊपर. देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना कॉटन जैसे थ्रेड्स, जिसको हम फंगी भी बोलते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं फंगी. अभी इसके भी अलग अलग मोड्स होते हैं. वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ब्रेड से एब्जॉर्ब करता है, और जो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. तो जो सड़े हुए हैं, मतलब रोट हो गए हैं या फिर उसमें कुछ नहीं बचा है खाने लायक, तो उसके ऊपर क्या होता है, फंगी लग जाती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी उसके ऊपर फंगी लग गई है, वो सड़ गया, अभी वो खाने लायक नहीं है. तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सेप्रोट्रॉप्स. फंगी ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, जो अचार होता है, लेदर होता है, क्लोथ्स है, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट and humid weather for a long time during the rainy season. They spoil many things. Yes, ask your parents about the menace of fungi in your house. Yes, फंगी लग जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो ना तो ह्यूमिड हो जाती है, दीवार के ऊपर भी फंगी लग जाती है. तो ये जो फंगल स्पोर्स है वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. अगर उनको गर्म और गीली जगह मिल जाए तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो क्या आप अभी फिगर आउट कर सकते हो कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल. तो पहेली को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है कि ब्यूटीफुल शूज़ है, ओकेशन में पहने, लेकिन फंगी की वजह से रेनी सीजन में ख़राब हो गए. तो अभी वो क्या, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो फंगी जो है रेनी सीजन में उसके ऊपर दिखने लग गई. तो बूजो ने एक बार क्या कहा अपने दादाजी से, हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस. दादाजी ने कहा कि उसका जो पूरा खेत था, फार्म था, वो पूरा ख़राब हो गया. तो अभी उसको जानना है कि फंगी
की वजह से हमें कुछ डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो फंगी है, जैसे कि यीस्ट है, मशरूम है, प्लांट को डिजीज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से फंगी आर ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन। और कोई कोई फंगी यूज़फुल होती है जो हम यूज़ एज अ मेडिसिन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके सो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर। ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, फंगी, वो अंदर रहती है प्लांट्स के रूट में, तो वो क्या, फंगस जो है, प्लांट उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और रिटर्न में क्या करता है, फंगस जो है उसको पानी और दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रोवाइड करता है। So in organism called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an algae and fungus live together. So the fungus provides shelter. Fungus क्या करता है, shelter provide करता है पानी एंड मिनरल algae को, और रिटर्न में algae क्या करती है, उसके लिए खाना बनाती है फंगस के लिए। अभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेप्लेनिश कैसे हो रहे हैं सॉइल में से। तो आपने फार्मर को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करता है फील्ड में, गार्डन है, लॉन्स में और पॉट्स में। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमने सीखा है कि प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स ऑफ इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो उसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। फर्टिलाइज़र, मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, जिसकी वजह से क्या है, सॉइल को ये मिलता तो रहता है, प्लांट्स अच्छे से हेल्दी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट तो है वो फुलफ़िल तो हो जाती है, बट यूजुअली अगर क्रॉप बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करे ना तो फिर वो डिफिशिएंट बन जाता है नाइट्रोजन का। और आपने ये भी सीखा होगा कि नाइट्रोजन गैस में अवेलेबल है, बट प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन उनको सॉल्युएबल फॉर्म में चाहिए। तो बैक्टीरिया है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इन सॉल्युएबल फॉर्म में कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है कि वो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, लिगम्स, ऐसे सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और प्लांट क्या करते हैं, उसको रिटर्न में खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो दस symbiotic relation is called. So this association is great significance for the use of farmer. They can reduce the use of nitrogen fertilizer with leguminous plants are grown. तो इसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट्स में फार्मर यूज़ करना कम कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा दाल जो है उसके अंदर हम, जिसको हम लेगुमिनियस प्लांट बोलते हैं। सो ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, बहुत सारे प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स है, थोड़े ही प्लांट्स है वो पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक है, और जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में से डिराइव करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको कैटेगराइज करेंगे हेट्रोट्रॉप्स में, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरियस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स? यस, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं वैसे, बट कोई कोई न्यूट्रिएंट्स है उसको नहीं मिलता, इसीलिए तो वो इंसेक्ट खाता है, और इंसेक्ट खाता है मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स।
Okay, chapter is completed. We will see in the next video. Food is called nutrition. There are various ways by which plants obtain their food. Basically, we can classify nutrition in plants as autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Let's talk about autotrophic mode of nutrition. Green plants absorb carbon dioxide from air and water from soil. With the help of sunlight and chlorophyll, they convert these materials into food. This process is called photosynthesis. That means green plants have ability to prepare food for themselves. Such plants are called autotrophs. The kind of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic mode of nutrition. Examples are all green plants, blue-green algae, etc. Now, let's talk about heterotrophic mode of nutrition. There are plants which cannot produce their own food, and so these are dependent on green plants or other organisms for their food. Such mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition could be parasitic, saprophytic, symbiotic, or insectivorous. Let's have a closer look over each of them. Parasitic nutrition. Some plants like Cuscuta, locally called amarpale, grows over other plant and obtain nutrients from it. Such plant is called parasite. And the plant over which it grows and obtain nutrients is called host. Such mode of nutrition in which organism obtain nutrient from other organism's body is called as parasitic mode of nutrition. Other examples of parasitic plants are corpse flower, Rafflesia, etc. Saprophytic nutrition. Some plants, such as mushroom, secrete digestive juices on dead part of the plant or animal so as to convert it into simple substances in solution form. They absorb nutrients from the solution so formed. Such mode of nutrition in which organism obtain nutrients from dead and decaying organic substances is called saprophytic mode of nutrition. And the organism which have this mode of nutrition are called saprotrophs. Other examples are bread mold, also known as rhizopus, mucor or pin mold. Often, food like pickle and materials like leather get spoiled because of saprophytes such as fungi. Symbiotic nutrition. There are some organisms which live together like friends. They share shelter and food. In science, we call such relationship as symbiotic relationship. For example, Rhizobium bacteria and leguminous plants such as peas, moong, beans, etc. The leguminous plant let the bacteria live in its roots and also provide food to it. On the other hand, the Rhizobium bacteria convert nitrogen present in the soil in the form usable by the plant. In this way, both are benefiting from each other. Another example of symbiosis is algae and fungi. It is called lichens. Fungi share shelter, water, and other nutrients to algae. In turn, the algae offer food prepared by photosynthesis to the fungi. Insectivorous nutrition. Have you ever heard about insect-eating plants? Yes, it is true
that some plants like Venus flytrap, pitcher plant can eat insects. They are colorful to attract insects towards them. Part of their body, such as leaves, are modified into trap organs such as pitcher, which helps for catching the insects. The hairs present in the pitcher hold the insect and does not let it escape. With the help of digestive enzymes, they digest the food and obtain nutrients from it. The question is, why do they need to eat insects? Well, the reason is quite simple. There is need of conversion of complex matter in the form which can be used by plants. The job is done by bacteria such as Rhizobium. The process of conversion of complex nitrogenous matter into simple forms such as ammonia that can be used by plants is called nitrogen fixation or nitrification. Because of acidic soil, the process could not be completed. In such case, the plants search for other sources of food, which is nothing but the insects. So I hope you got good knowledge of the topic. Thanks for watching this video. When you go to a vegetable shop, you might have seen packets of mushrooms sold in it. Besides that, sometimes you may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rooting wood during rainy season. But do you know what these organisms are and how they get their nutrition? Friends, these organisms are commonly called fungi, and they get their nutrition from dead and decaying matter. To get their nutrients from dead and decaying matter, they secrete digestive juice and convert it into a solution. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition, and organisms which use this kind of mode of nutrition are called saprotrophs. Thus, we can say that fungi are saprotrophs.